Hi everyone, I am back here again in front of you all. So now we are going to start our new chapter of class 8 SST, that is the constitution and the need for laws. Alright, means संविधान और कानून की जरूरतें हमें क्यों पड़ती है. ठीक है, ये क्लास 8 का है और ये सेक्शन है तुम्हारा सिविक्स. ठीक है, तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग कैसे हैं. उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे. ठीक है, जरूरत के समय ही घर से बाहर निकलते होंगे. क्लियर. और ये भी उम्मीद करता हूं कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा और आप लोग घर पे सेफ होकर, सुरक्षित होकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे होंगे, ताकि आप लोगों का जो सेशन हो या जो भी चैप्टर्स हो, जो सिलेबस हो, वो पीछे आपका ना रहे. ठीक है, तो मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे कर रहे होंगे. ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. क्लियर. और बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सिर्फ SST नहीं, जो है हमारे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी जो हैं, आप लोगों के जो चैप्टर्स हैं अलग अलग, ऐसे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, उन सबके सिलेबस भी कंप्लीट हो रहे होंगे. क्लियर. तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नीड फॉर लॉज, यानी संविधान और हमें लॉ की जरूरतें क्यों पड़ती है. ठीक है, तो ये चैप्टर, अगर मैं ब्रीफिंग देता हूँ इस चैप्टर के बारे में, तो इस चैप्टर में तो हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान आखिर होता क्या है. ठीक है, हमें कानून की जरूरत क्यों पड़ती है, राइट्स क्या क्या होते हैं. ठीक, और उस ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इससे देश किस तरह चलाया जाता है. ठीक है, आखिर ये क्यों इम्पोर्टेंट माना जाता है हमारे सिविक्स में. तो देखो, किसी भी, चाहे घर में हो, चाहे तुम लोग शहर में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे अपने घर में ही क्यों ना हो, एक हमेशा जो है नियम कानून पालन जो है किया जाता है उस नियम कानून का. ठीक है, उसके बिना जो है कोई भी काम जो है प्रॉपर सिस्टम में नहीं, प्रॉपर तरीके से जो है नहीं हो पाता है. इसीलिए जो है हमें कुछ कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरत पड़ती है, जिसको फॉलो करके हम लोग अपने डे टू डे एक्टिविटीज को, डे टू डे लाइफ को, अपने लाइफ को जो है जीते हैं. ठीक है, तो उसी तरह हमारे देश के लिए जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हिंदी में कहेंगे तो संविधान. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेइंग डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे हमारे देश के फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल कहने का मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स जो है उसमें लिखी गई हैं. ठीक है, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट लेइंग डाउन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक देश के चलाने के लिए, एक देश को चलाने के लिए, वहां के व्यक्ति को जीने के लिए, ठीक है, कुछ न कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की जरूरत पड़ती है. क्लियर. वही चीजों को हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. और कंट्री इज गवर्न बाय दिस प्रिंसिपल्स, और एक जो देश है वो इसी प्रिंसिपल्स के द्वारा चलाया जाता है. ठीक है, थस कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये एक फंडामेंटल कानून है किसी भी कंट्री का. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी कि किसी भी देश का ये जो है बेसिक लॉ माना जाता है. जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री होता है उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन उसका होता ही होता है. ठीक है, और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो देश का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है. ठीक है, और पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था वो कहाँ किया गया था, वो अमेरिका में किया गया था. क्लियर. आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो है एक संविधान सभा का गठन किया गया था. संविधान सभा में अलग अलग लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, BR अम्बेडकर. तो अलग अलग जो है वहां पे उस समय नेताओं ने जो है इसको मिलकर जो है सबके हित में देखते हुए जो है इसको बनाया गया था कि सारे, क्योंकि इंडिया में देखो, इंडिया में बहुत सारे तरह के लोग हैं,
यहाँ डाइवर्सिटी जो है बहुत है, धर्म अलग है, जाति अलग है। तो उन सब चीजों को देखते हुए जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो असेंबली थी यानी कि जो सभा थी उसके द्वारा बनाया गया है। क्लियर। इट बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था। क्लियर। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है 2 साल 2 years 18 months 11 days का टाइम लगा था। ठीक है, 2 years 18 months and 11 days का टाइम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगा था। क्लियर। इम्पोर्टेंस, अगर बात किया इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। क्लियर। तो पहला अगर देखेंगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स वैल्यूएबल इन्फो रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही वैल्यूएबल जो है इंफॉर्मेशन, उसके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। किसके रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि सरकार की जो है क्या क्या कैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया गवर्नमेंट का। कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे उस गवर्नमेंट के, कौन कौन से मतलब पार्ट्स होंगे, ड्यूटीज क्या क्या होंगी गवर्नमेंट्स की, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। ठीक है। तो ये सारा का सारा है जो भी गवर्नमेंट के ये सारी चीजें हैं, ये स्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गन हो गया, ड्यूटीज हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, इन सबका मेंशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। क्लियर। अच्छा, एक और बात आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पसंद लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जो है शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी जो बच्चे हैं उनको भी ये नॉलेज मिल सके, उनका ये चैप्टर जो है पीछे ना रह पाए। क्लियर। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। किसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, ऑर्गन, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की जो क्या क्या स्ट्रक्चर्स होंगी, कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स होंगे, क्या क्या उनकी ड्यूटीज होंगी और क्या क्या जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी जिम्मेदारियां उनको दी गई है, वो सारा का सारा जो है सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में जो है मेंशन किया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। यानी कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमारे सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के रिलेशनशिप को तो मेंटेन करके रखता ही है। ठीक है। साथ साथ ये अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, उनके बीच भी जो है ये हमारे रिलेशनशिप को रेगुलेट करके रखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का क्या क्या रिलेशनशिप होगा और गवर्नमेंट का सिटीजन के साथ क्या क्या रिलेशनशिप होगा, ये सब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, हमारे संविधान में जो है मेंशन किया गया है कि किस तरह से जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रिलेशन होगा और किस किस तरह जो है सिटीजन्स और गवर्नमेंट का रिलेशनशिप बना रहेगा, उन सबका मेंशन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। क्लियर। Our constitution has a system of checks and balances. This prevents the misuse of power of the government. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पैसे खर्च हो रहे हैं, ठीक है, हमारे सरकार के पास जो भी पैसा है उसका जो भी खर्च होता है, ठीक है, जो उसको पावर्स हैं उन सबका कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है, उन सारे पावर्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट करता है। और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए। ठीक है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, मेंशन किया गया है कि कोई भी जो है किस तरह जो है गवर्नमेंट जो है अपने पावर को यूज करेगी और उसका मिसयूज करने पर उसको क्या क्या जो है उसको सजा मिल सकती है। इन सबका जो है मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। Our Constitution guarantee certain rights to the minorities। ठीक है। तो देखो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हर एक सिटीजन के लिए उसके फंडामेंटल राइट्स और बेसिक लॉज जो है मेंशन किया गया है। यानी कि एक सिटीजन जो है किस तरह से जो है अपने लाइफ को जी सकता है, ठीक है, क्या क्या उसको अधिकार मिले हैं, हमारे सब इन सब का जो है मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। ये बस ये चैप्टर जो है ये एक ब्रीफिंग है आगे आने वाले चैप्टर्स के लिए। क्लियर। तो उसी तरह जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन राइट्स गारंटी किए गए हैं, किसके लिए,
हमारे माइनॉरिटीज ग्रुप्स के लिए, यानी कि जो माइनॉरिटीज ग्रुप्स के लोग हैं, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, माइनॉरिटी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ गारंटीज राइट्स जो है, कुछ ना कुछ जो राइट्स है उनको गारंटी, यानी कि उसमें लिखा, उसमें दिया गया उनको राइट्स, ताकि और गवर्नमेंट का, और हमें उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी मेंशन है कि जो मेजोरिटी ग्रुप के लोग हैं, जो मेजोरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उसको जो है उसको दबा नहीं सकती। ऑपरेशन मतलब दबाना, ठीक है। यानी कि जो मेजोरिटी ग्रुप के लोग हैं, जो भी माइनॉरिटीज को राइट्स मिला हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मेजोरिटी ग्रुप के लोग इस माइनॉरिटी ग्रुप के जो राइट्स मिले उनको दबा नहीं सकते हैं, ठीक है। और माइनॉरिटी के पास ये भी राइट्स है कि वो प्रोटेक्शन सरकार से या मांग सकता है, ठीक है। ये इस चीज का प्रावधान जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स, ठीक है, टू प्रिवेंट देम अगेंस्ट इनजस्टिस बाय द गवर्नमेंट। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे सिटीजन्स को जो है फंडामेंटल राइट्स दिया गया है, ठीक है, ताकि उससे जो है उस फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करके जो है कोई भी सिटीजन जो है वो अपने आप को सरकार के दुर्व्यवहार से अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। अगर मान लो कोई गवर्नमेंट है या कोई दूसरा व्यक्ति है, अगर हमारे राइट्स को छीन रहा है या फिर हमारे अधिकार को छीन रहा है, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके थ्रू हम लोग उस भ्रष्टाचार से, उस दुर्व्यवहार से जो अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर जो भी दिक्कतें कोई हमें कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, या जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, उसके अगेंस्ट में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमें कौन हक देता है, हमें कौन पावर देता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें पावर देता है कि ऐसे चीजों से हम अपने आप को बचा सकते हैं। क्लियर? तो ये फंडामेंटल राइट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट ये क्या बोलते हैं उसको फीचर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो तुम लोगों को, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी दिक्कत हो उसके लिए आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट जो है आप लोगों को, ठीक है। अगर यहाँ समझ नहीं आए तो बाकी हमारा कमेंट सेक्शन बाकी है, उसके लिए वहां पूछ सकते हैं आप लोग डाउट्स अपने, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। मिटा दो उसको, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख भी सकता है, अदरवाइज उनको जो है पीडीएफ बुक की या चैप्टर की मिल जाएगी। अगर यहाँ से अगर राइटिंग्स में थोड़ी दिक्कत हो रही हो तो आप चैप्टर का पीडीएफ देखकर भी जो है वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, वहां से आप समझ सकते हैं। क्लियर? तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो आइए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि नाम है नीड फॉर लॉज। यानी कि पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हम लोग, नीड फॉर लॉज यानी कि कानून की जरूरतें क्यों होती है हमें, ठीक है। लॉज आर मेड फॉर द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। यानी कि जो लॉज कानून जो बनता है वो इंसान के सिक्योरिटी और उसको वेलफेयर यानी कि उसके आगे बढ़ाने यानी उसके प्रगति के लिए बनाया जाता है, ठीक है। They serve as a means of bringing about social change and establishing an egalitarian society, ठीक है। तो रूल्स ऑफ लॉ का ये मतलब होता है कि एक सोसाइटी में उसके तहत एक चेंज आए जहां पे लोग इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हो, ठीक है। यानी कि लॉज आर मेड फॉर वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, यानी कि जो लॉज है वो एक सिटीजन्स के लिए, सुरक्षा के लिए और उनके उन्नति के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दे सर्व एज अ मीन्स ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, यानी कि सोसाइटी में बदलाव लाने के लिए जो है ये बहुत ही जरूरी है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस कायम किया जाए, ताकि वहां पे जो लोग हैं वो इक्वल राइट के साथ रह सकें, ताकि वहां पे जो लोग हैं जो उनके राइट्स हैं वो अपने राइट्स के साथ खुशी खुशी रह सकें, ठीक है। In a devil society in India such as dowry, female feticide and alcoholism, need for laws becomes very important.
एक ऐसी बुरी सोसाइटी, एक ऐसी खराब सोसाइटी इंडिया में जहाँ पे डाउरी यानी कि दहेज, फीमेल फेटिसाइड, अल्कोहलिज्म चलता हो, ठीक है, उसके लिए, उस कंट्री के लिए जो है काफी ज्यादा जरूरी है लॉज बनाना, ठीक है। उस कंट्री के लिए लॉज बनाना काफी ज्यादा जरूरी है, जहाँ पे जिस सोसाइटी में बहुत ज्यादा, जिस बुरी सोसाइटी में दहेज चलता हो, फीमेल फेटिसाइड चलती हो और अल्कोहलिज्म चलता हो, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं पहले डाउरी। डाउरी इज द मनी और गिफ्ट गिवन टू द ग्रूम फॉर हिज फैमिली बाय द ब्राइड्स फैमिली एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि ब्राइड्स हो गए यहाँ पे। तो डाउरी क्या होता है? दहेज। हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? दहेज, ठीक है। तो दहेज कहने का मतलब है कि जो हम लोग पैसा या गिफ्ट देते हैं, जो लड़की वाले जो है लड़के वाले को पैसा या गिफ्ट देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाउरी, ठीक है। और ये कब दिया जाता है? बेसिकली शादी के टाइम पे। द इनएबिलिटी टू फुलफिल दीज डिमांड्स रिजल्ट्स इन फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर ऑफ द ब्राइड्स, ठीक है। यानी कि अगर कोई लड़की वाला अगर दहेज ना दे पाए, ठीक है, ग्रूम की फैमिली को शादी के टाइम पे, तो वो आगे बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट करता है कभी कभी किसी केस में, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जब लालच बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पैसे की लड़कों वालों की, तो ये क्या होता है, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर भी करने लग जाते हैं। कई जो दूल्हे होते हैं, ठीक है, शादी के बाद, या उनकी फैमिली जो होती है, दूल्हे की फैमिली जो होती है, शादी के बाद कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि उनको अगर उनका लालचपन खत्म नहीं होता है, यानी कि डाउरी जो फॉर एग्जाम्पल डिमांड किया, अगर उतने मन नहीं भर जाता उनका, ठीक है, मिलने के बाद भी, तो बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें करते हैं लड़के के फैमिली वाले। और ये इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली जो है ये मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर पे चले जाते हैं। लड़की को ये मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लग जाते हैं पैसे के लिए, ठीक है। और एक एक्सट्रीम केस ऐसा भी हो सकता है कि इतना मेंटल और फिजिकल टॉर्चर करते हैं कि लड़की मर भी सकती है। तो इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। तो ये सब जो है चीजें मना होनी चाहिए सोसाइटी में, किसी सोसाइटी में, कि ये जो डाउरी है ये सब नहीं होना चाहिए। इसीलिए सरकार ने क्या किया था, सरकार ने डाउरी को खत्म करने के लिए जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया था 1961 में, ठीक है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट पास किया था 1961 में, ठीक है। और ये इसलिए किया गया था ताकि जो दूल्हा है या फिर जो लड़की के फैमिली वाले हैं या फिर लड़के के फैमिली वाले हैं, वो ना किसी को लड़की वाले ना किसी को दे और लड़के वाले ना किसी से मांगे, उसको रोकने के लिए, डाउरी को रोकने के लिए, ठीक है। इट वॉज डन टू प्रोहिबिट गिविंग डाउरी, ठीक है। तो ये इसलिए किया गया था ताकि जो कोई भी फैमिली जो है, लड़का वाला या लड़की वाला, वो दहेज ना मांगे, ठीक है। और ऐसा भी इसमें मेंशन किया गया कि अगर कोई ऐसा दहेज लेने की कोशिश करता है या फिर देने की कोशिश करता है, तो उसपे इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकता है उसको, या फिर फाइन भी देना पड़ सकता है। तो ये जो एक्ट लागू किया गया 1961 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है जो कि प्रोहिबिट करता है डाउरी को, ठीक है, दहेज को। वैसे ही दूसरा हमारा फीमेल फेटिसाइड, ठीक है। फीमेल फेटिसाइड कहने का मतलब है कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके पेट में जो है उस बच्चे का हम लोग सेक्स पता कर लेते हैं कि फीमेल है या मेल है। अगर फीमेल होती है तो उसको हम लोग मार देते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, बच्चे का गिराना जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग फीमेल फेटिसाइड, ठीक है। ये एक बहुत ही बुरी चीज है एक सोसाइटी में, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर। इवन टुडे डॉटर्स आर सीन एज अ फाइनेंशियल बर्डन बाय मेनी पीपल। जाहिर सी बात है कि आज के टाइम पे भी जो है लड़कियां जो है या फिर लड़कियां ही जो है वो एक फाइनेंशियल बर्डन यानी कि एक बर्डन यानी कि बोझ, एक पैसों का बोझ है जो है वो बहुत सारे लोगों के सर पे लगती है, ठीक है। थर्ड, फीमेल फेटिसाइड इज ऑन द राइज। इसीलिए जो है फीमेल फेटिसाइड किया जाता है ताकि उसके घर में, किसी घर में लड़की पैदा ना हो और उसको फाइनेंशियल बर्डन या उसके सर पे बोझ ना बने, क्लियर। इसलिए जो है फीमेल फेटिसाइड आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है।
जो सेंसस है 2011 का उसमें क्या शो किया गया है कि डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फीमेल्स बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6, यानी कि जो 0 से 6 साल के बीच की उम्र की लड़कियां होती हैं उसका एक डिक्लाइन देखा गया है, यानी कि उसकी नंबर नहीं बढ़ रही है। क्लियर। और इसका मेन कारण क्या है? फीमेल पिटिसाइड्स। क्लियर। उसी तरह अगर बात किया जाए 2011 के सेंसस की बात किया जाए तो 2011 सेंसस में जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल का जो रेशियो था वो 2011 में कितना था? 940। ठीक है। वही 2001 में था वो कितना था? 1000 था। क्लियर। तो ये जो है रिपोर्ट शो किया गया है। तो 2001 से अगर 2011 की बात किया तो डिक्लाइन देखा गया है नंबर ऑफ फीमेल्स में और एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ मेल्स। तो जो फीमेल पिटिसाइड्स का कहने का मतलब जाहिर सी बात है कि फीमेल पिटिसाइड्स बढ़ता जा रहा है, यानी कि लड़कियों को जो है पेट में या फिर 0 से 6 साल की उम्र में या फिर जैसे थोड़ी बड़ी होती है तो उनको मार दिया जाता है ताकि वो बर्डन ना बने आगे जाकर। टू कॉप द फीमेल पिटिसाइड प्रिवेंटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट वाज पास इन 1994, यानी कि फीमेल फिटिसाइड्स को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि पेरेंटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज एक्ट वाज पास, यानी पीएनडीटी एक्ट जो है पास किया गया था। ठीक है। ये प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यानी कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक मतलब कि पेट में जो है बच्चे का सेक्स पता करना फीमेल है मेल है, उसी को बोलते हैं प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। ठीक है। तो इस चीज को जो है ये एक्ट बनाया गया रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन, यानी कि ये रेगुलेट करेगा और प्रिवेंट करेगा किसका मिसयूज? फीमेल फिटिसाइड्स का मिसयूज। ठीक है। इसको कब लागू किया गया था? 1994 में बना था और ये 1996 में लागू किया गया था इस चीज को। पीएनडीटी एक्ट प्रोहिबिट्स द डिस्क्लोजर एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस, यानी कि ये जो एक्ट है पीएनडीटी एक्ट ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्लोजर, यानी कि जो सेक्स है, ठीक है, लड़की का पेट में जो लड़का बच्चा है उसका सेक्स को पता करना और डिटरमाइन करना उसको जो है प्रोहिबिट करता है पीएनडीटी एक्ट। एनी वायलेशन ऑफ द पीएनडीटी एक्ट कैन रिजल्ट इन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और जाहिर सी बात है अगर इसमें इस एक्ट में ये मेंशन किया गया है कि कोई भी अगर जो है इस एक्ट को अगर वायलेट करता है, ठीक है, अगर इसका कोई पालन नहीं करता है इस एक्ट का तो उसको पकड़े जाने पर इम्प्रिजन जेल और फाइन भी हो सकता है इस केस में। क्लियर। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखा गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये जो है लॉ बनाया गया है एक सोसाइटी हमारे इंडिया में सोसाइटी के लिए, ताकि बच्चे का जो बच्चा है पेट में उसको उसका मिसयूज ना किया जाए और उसको मारा ना जाए। क्लियर। तो ये हमारा फीमेल फिटिसाइड्स, ये हमारा डाउरी। ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। क्लियर। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज कोई भी वर्ड समझ नहीं आया, कोई भी लाइन समझ नहीं आया उसमें से, तो प्लीज आप लोग मुझसे बोल सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। पीडीएफ देख लीजिएगा बुक का, इस चैप्टर का पीडीएफ देख लीजिएगा, वो मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने आगे। अगर कोई लिखना चाहे तो क्या लिखने की जरूरत ही क्या है, वैसे ऑनलाइन पढ़ना है तो बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मिटा दो उसको। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने हम। ऑलराइट, सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है लॉज एंड डिसेंट, यानी कानून और अपने, और डिसेंट कहने का मतलब है अपनी थिंकिंग, अपनी ओपिनियन। ठीक है। अपनी थिंकिंग, अपनी ओपिनियन, अपने व्यूज। ठीक है। इसका डिसेंट का मतलब यही होता है। देखो, लॉज आर फॉर्मुलेटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल बट अ सिचुएशन में अराइज वेयर लॉ माइट नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द लास्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो, कभी कभी क्या होता है कि जो कानून बनाए जाते हैं, ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब पीपल के वेलफेयर के लिए ही जो है लॉ बनाया जाता है। क्लियर। बट कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो है जो लॉज बनाए गए हैं वो सिचुएशंस कभी कभी ऐसी आ जाती है कि लॉ जो है वहां पे एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, यानी कि वो जो लॉ है वो अगेंस्ट में चले जाता है और जो
जो थिंकिंग है, जो व्यूज है, जो ओपिनियंस है लोगों के, वो उस समय काफी ज्यादा भारी हो जाता है लॉज पे। यानी कि कभी कभी जो है लॉ जो है वहां पे मतलब बहुत सारे सेक्शन सोसाइटी की जो थिंकिंग है वो लॉ के अनुसार ना मिल पाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं, ठीक है, कि लॉ वहां पे ना लगा के लोगों के ओपिनियंस, लोगों की थिंकिंग जो है अपनाया जा सकता है। क्लियर? उसी में से जो है अब उस केस में जो है लोग क्या करेंगे, मान लो लॉ तो बनाया गया बट लॉ जो है एप्लीकेबल नहीं हो सकता वहां पे। क्लियर? सिचुएशन ऐसा हो गया कि लॉ जो है एप्लीकेबल वहां पे नहीं हो सकता है, तो उस केस में लोग क्या करेंगे, लॉ फॉलो करेंगे या फिर लोगों के इंटरेस्ट फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा ऐसा सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, ठीक है, जिसमें लोगों को लॉ ना अपना के जो है बहुत सारे कानून को ना अपनाकर जो है लोगों के थिंकिंग, लोगों के ओपिनियंस पे ही जाना पड़ता है। उसी तरह हमारे दो सिचुएशंस दे रखे हैं इसमें। एक है सॉल्ट सत्याग्रह 1930 का, ठीक है। अब इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो है कानून, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कानून थे नमक बनाने के, नमक मैन्युफैक्चर करने के, उसके सेल के लिए, वो लोगों के इंटरेस्ट पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया था। तो उस समय क्या किया गया था कि लॉ को ना मानकर लोगों के इंटरेस्ट को मानना पड़ गया था। देखो कैसे, द ब्रिटिश इम्पोज सॉल्ट टैक्स अकॉर्डिंग टू विच मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ सॉल्ट बिकेम अ ब्रिटिश मोनोपोली। मोनोपोली कहने का मतलब है जहां पे सिर्फ एक ही विक्रेता हो, ठीक है, खुद का राज, यानी कि जहां पे सिर्फ जहां पे एक ही दुकान है। जैसे फॉर एग्जांपल पूरे कॉलोनी में, पूरे सोसाइटी में सिर्फ एक ही दुकान है राशन का, और वहीं से लोग जो है पूरे सोसाइटी के सामान खरीदते हैं, यानी कि वो अपने मन से जो है रेट बढ़ा सकता है, रेट घटा सकता है। क्लियर? तो उसको बोलते हैं मोनोपोली, अपने मर्जी से काम करना। तो ब्रिटिश ने क्या किया, ब्रिटिश का जो नमक पे टैक्स लगाया था, ठीक है, जो नमक बनाने का, मैन्युफैक्चर करने का और नमक के सेल करने का, ठीक है, इस पे जो है ब्रिटिश ने अपना शासन चला रखा था, उसका अपना मोनोपोली था। यानी कि वो कभी भी रेट बढ़ा सकता है, कभी भी टैक्स बढ़ा सकता है, कभी भी टैक्स कम कर सकता है। तो ये तो उसका मोनोपोली, ये तो उसका रूल, ये तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशंस था, ठीक है, रूल लॉ बनाया गया था। एंड नोबडी वाज अलाउड टू मेक सॉल्ट एंड प्राइसेस सॉल्ट वाज वेरी हाई। और किसी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अलावा और किसी को जो है नमक बनाने का अधिकार वहां पे नहीं था। क्लियर? जिसकी वजह से क्या था कि गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो प्राइसेस हमेशा हाई रखती थी। ठीक है। गांधी जी लॉन्च सॉल्ट सत्याग्रह। गांधी ने जो है सॉल्ट सत्याग्रह, नमक आंदोलन जो है चलाया था। देखो उन्होंने क्या किया, 1912 मार्च 1930 को जो है ही ट्रेवल्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू एंड रीच दांडी ऑन अप्रैल 6, 1930 को, यानी कि 1930 को जो है अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी अहमदाबाद से दांडी पहुंचे थे, और अहमदाबाद से चलते 12 मार्च 1930 को, क्लियर, अपने 78 फॉलोअर के साथ। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द टैक्स बाय मेकिंग सॉल्ट, और उन्होंने जो है सॉल्ट टैक्स को जो अपोज किया था, प्रोटेस्ट किया था उसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है, और उन्होंने जो है वहां पे सॉल्ट बनाया था खुद से। ठीक है, ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सॉल्ट टैक्स एंड बाय मेकिंग सॉल्ट, यानी कि वहां पे जो है ब्रिटिशर्स का विरोध किया था इन्होंने, और उनके जो टैक्सेस थे सॉल्ट पे उनका विरोध किया था, और खुद से जो है वहां पे नमक बनाया गया था। ठीक है, इट सिग्निफाइज अ चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज बन गया था। ठीक है, जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट खुद से बनाया था। क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा कि लॉ जो है हर जगह जो है लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। अगर लोगों के खिलाफ में अगर लॉ जो है, अगर वो कानून जो है अगर बहुत सारे लोगों के खिलाफ में जाता है तो लॉ को नहीं माना जाएगा। क्लियर? जो व्यूज है, जो ओपिनियंस है, उसी को अपनाया जाएगा। तो ये इस चीज को शो करता है। क्लियर? दूसरा बात सिचुएशन एंटी लिक्वर मूवमेंट। अब एंटी लिक्वर, यहाँ पे एंटी लिक्वर मूवमेंट क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन वुमेन लेड एंटी लिक्वर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश में जो है एंटी लिक्वर मूवमेंट के खिलाफ वहां के औरतों ने जो है उसके खिलाफ मूवमेंट प्रोटेस्ट किया था। दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द इंक्रीज ऑफ लिक्वर शॉप्स इन देयर सोसाइटीज, यानी कि उनके जो आंध्र प्रदेश में जो बहुत ज्यादा जो है लिक्वर, जो शराब की दुकानें जो बढ़ रही थी, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया था। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो गरीब तबके के लोग थे, जो ठीक है, वो उनको शराब की आदत लग गई थी, और वो वहां पे जाकर बहुत ज्यादा अपने पैसे को बर्बाद करते थे। इसी चीज को देखते हुए और अपने फ्यूचर के बच्चों को भी देखते हुए जो है इन्होंने इस चीज का प्रोटेस्ट किया था कि वहां पे लिक्वर की दुकानें
ज्यादा ना खुले, ठीक है। इट वॉज डन बाय लाइसेंस लिक्वर शॉप्स, और वहां पे ये क्या हुआ था कि जो लाइसेंस लिक्वर शॉप्स है वो क्या करते थे कि वो अनऑथराइज यानी कि बिना ऑथराइज किए हुए ऐसे बहुत सारे विंडोज ओपन कर देते हैं ताकि उनके सेल्स को बढ़ाया जा सके। और इसी चीज को लेकर जो है वहां के औरतों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। और वो ये भी मानती थी कि भले ये, क्योंकि देखो शराब जो है गवर्नमेंट का एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम रेवेन्यू माना जाता है, ठीक है। दारू जो है, शराब जो है एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम माना जाता है गवर्नमेंट के लिए। और वहां की औरतों ने सोचा था कि प्रोटेस्ट तो हम लोग कर रहे हैं और ये बहुत ही डिफिकल्ट काम है इसको बैन कराना, बट उन्होंने जो है हिम्मत करके जो इसके खिलाफ आवाज उठाई और इस चीज पे जो है बैन लगवा दिया था। यानी कि वहां पे जो लिक्वर शॉप्स थे उसको सारा का सारा क्लोज करवा दिया था। क्लियर? तो ये शो करता है कि किस तरह जो है अवेयरनेस करके जो है हम लोगों को जागरूक करके, ठीक है, कानून के बदले हम लोग अपने व्यूज, अपने थिंकिंग, अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं जिससे एक सोसाइटी का भला हो। क्लियर? और देखो ये भी जरूरी है कि जो लॉज बनाए जाते हैं वो सिर्फ लॉज बनाना ही जो है सोशल इवेल जो है सोसाइटी में उसको खत्म नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जो सोशल जो खराब चीजें हैं सोसाइटी की उसको सिर्फ लॉ बनाकर ही जो है नहीं खत्म किया जा सकता। उसके लिए जो है हमें सोशल अवेयरनेस करने का मतलब है कि हमें सोसाइटी को अवेयर करना, जागरूक करना पड़ेगा उसके लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तभी जो है हम लोग एक सोसाइटी को एक अच्छे सोसाइटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और सोशल इवेल्स को जो है हम अपनी सोसाइटी से खत्म कर सकते हैं। क्लियर? तो आई होप ये दो चीजें समझ में आई होंगी तुम लोगों को, ठीक है। और डिसेंट का मतलब मैंने बता दिया कि अपनी थिंकिंग, अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज। क्लियर? जाहिर सी बात है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि इट माइट नॉट बी नेसेसरी दैट माई डिसेंट, यू माइट बी कन्विंस्ड विद माई डिसेंट, यानी कि मेरे ओपिनियन से तुम लोग सहमति रखते होगे, ठीक है। तो डिसेंट का मतलब क्या होता है? ओपिनियंस, अपने व्यूज, अपने थिंकिंग्स। क्लियर? तो आई होप ये टॉपिक तुम लोग को समझ में आ गया होगा। क्लियर? कोई भी डाउट हो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछे मुझसे, ठीक है। और आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं अपने, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज रूल ऑफ लॉ। रूल का मतलब क्या होता है? शासन, ठीक है। तो किसका शासन चलेगा? लॉ से, यानी कानून का शासन चलेगा। यानी कि इस कहने का मतलब है कि कोई भी चीज है वो लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर नहीं हो सकता है, ठीक है। Rule of law implies that no one is above law. This principle not only regulates the power of the government but also asserts that everyone is equal before the law. यानी कि ये रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि no one is above the law, यानी कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर कोई कानून जो है, ठीक है, अगर कोई चीज जो है, कोई कानून जो है, जो रूल बनाया गया है, अगर वो लोगों के फेवर में नहीं है, ठीक है, तो या फंडामेंटल राइट्स को हार्म करता है वो चीज, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सकती है? उस लॉ को नल एंड वॉइड बना सकती है, यानी कि उसको उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को इनवैलिड मान सकती है, ठीक है। तभी रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो है कि कोई भी जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। ये जो प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ का, ये जो है गवर्नमेंट के पावर्स को ही रेगुलेट नहीं करती, बट ये भी प्रूव करती, ये भी स्थापित करती है कि जो भी सिटीजन्स है कंट्री के, या जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके लिए जो लॉ है सबके लिए जो है बराबर देखा जाएगा। यानी कि कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा लॉ से, यानी कि कोई सबसे गरीब, सबसे अमीर, सबसे चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी सेक्स का हो, किसी भी कलर का हो, ठीक है, कहीं का भी हो, उसके लिए जो है इक्वल राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है। और कोई भी छोटा बड़ा इस कंट्री में नहीं है, लॉ के अगेंस्ट, लॉ के सामने जो सब बराबर है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब का बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो गरीबी क्यों ना हो, चाहे वो सबसे अमीर क्यों ना हो, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, ठीक है। तो यही कहता है रूल ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के सामने जो है सब इक्वल है। क्लियर? तो ये हमारा आज का ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो अगर आपको चैप्टर समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं। कोई भी चीज अगर समझ नहीं आई हो, कोई भी टॉपिक तुम लोगों को समझ नहीं आया हो, ठीक है, इस चैप्टर का पीडीएफ तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, होमवर्क भी तुम लोगों को मिल जाएगा। और प्लीज होमवर्क जो है
आप अपने फेयर कॉपी में जरूर कीजिएगा अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। तो और आपसे रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज आप लोग इस चैप्टर को एक बार पीडीएफ से इस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लियर है? और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से अपने घर पे, ठीक है। कोरोना से सेफ रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यही हमारी कामना है, उम्मीदें हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।